Okay, so hello students, welcome to this lecture. So in this lecture, we will solve certain mixed numerical problems for your upcoming exams like Master Cadre, Lecturer Cadre and Assistant Professor exams. These all questions are going to be very important and are from previous year exams. Okay, so while watching this lecture, अपनी नोटबुक साथ लेके बैठें और जो भी नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है या इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि बाद में ये आपके यूजफुल रहें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. द क्वेश्चन इज फ्रॉम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स शेल मॉडल. आप चाहें तो साथ साथ क्वेश्चन लिख सकते हैं या इसके लिए स्पेस छोड़ सकते हैं, बाद में आप नोट डाउन कर लेना, अभी साथ साथ सोल्व करेंगे. So according to the nuclear shell model, the respective ground state spin parity values of 8 oxygen 15 and 8 oxygen 17 nuclei are. Very important question, repeatedly एग्जाम से पूछा जाता है, पूछा गया है. कैसे करेंगे? शेल मॉडल से करना. किस किस के लिए निकालना है हमने? 8 oxygen 15 and 8 oxygen 17. तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या है? 8 है. N कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा. यहाँ पे Z इज इक्वल टू अटोमिक नंबर इज 8 एंड N इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पे जो ऑड न्यूक्लियन है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट लिखते हैं अपने सीक्वेंस ऑफ द सेल मॉडल. ठीक है, सो हियर देयर विल बी द टू न्यूक्लियंस कैन बी देयर 4 2 6 ऐसे होता है, राइट? तो देखो इतने तक ही हो जाएगा. 7 कहाँ पे आ रहा है? 2 4 6 यहां पे आएगा. सो दिस इज P 1/2, दिस इज P 1/2 और P की वजह से पैरिटी कितनी आएगी? -1⁻1, दैट विल बी नेगेटिव. सो -1/2 नेगेटिव. तो इसका कितना आया? 1/2 नेगेटिव. ये देखो N9 कहां पे आ रहा है? 6 8 9 इसमें आएगा. तो दिस इज D 5/2 है ना. 2J + 1 6 करके देख लिया और J की वैल्यू पता लग जाएगी. तो यहाँ पे D कितना है? 5/2 और D के लिए L की वैल्यू 2 है, दैट इज पॉजिटिव. सो 5/2 पॉजिटिव, 1/2 नेगेटिव एंड 5/2 पॉजिटिव. देखो डिफरेंट एलिमेंट्स देके डिफरेंट न्यूक्लियर देके आपसे ऐसे क्वेश्चन ओवर द ईयर्स पूछे गए हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए. ये जो सीक्वेंस है इसका मैंने ट्रिक भी आपको बताया हुआ है अच्छे से, उसको याद रख के और डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो. ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज बी फॉर दिस क्वेश्चन. सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, सो क्वेश्चन इज फ्रॉम द पैरिटी ऑपरेटर. फॉर ए गिवन पैरिटी ऑपरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ठीक है, ये ध्यान रखना, नॉट ट्रू पूछा है. तो पहली ट्रिक तो यही है. पैरिटी ऑपरेटर बेसिकली हम वेक्टर एनालिसिस में भी पढ़ लेते हैं, मेजरली ये क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं, तो इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के सेगमेंट में रख लेते हैं. द क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स. देखो कैसे करोगे. तो हमें पैरिटी ऑपरेटर की सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. तो पैरिटी ऑपरेटर इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर. तो अगर हर्मिशियन ऑपरेटर है तो P डैगर इज इक्वल टू P होगा. तो ये बात तो सही है. हमें पूछा है नॉट ट्रू कौन सी है. उसके बाद इट इज यूनिटरी ऑपरेटर. इट इज ए यूनिटरी ऑपरेटर और यूनिटरी ऑपरेटर है तो P डैगर इज इक्वल टू P इनवर्स. ये ऑप्शन ये रहा, ये भी बात सही है. देन P स्क्वेयर इज इक्वल टू -P और P स्क्वेयर इक्वल टू I. ये हमसे पूछा. देखो हमें पता है कि पैरिटी ऑपरेटर P psi r इज इक्वल टू psi ऑफ -r. स्पेस इन्वर्जन अबाउट द ओरिजिन फॉर द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज द इन्वर्जन और द पैरिटी ऑपरेशन. सो अगर हम P स्क्वेयर करें, P स्क्वेयर psi r, इट इज नथिंग बट P psi ऑफ -r एंड अगेन इट विल बी, अगर दोबारा लगेगा इट विल बी psi r. तो यहां से हमें पता भी चलता है कि जो P स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, P स्क्वेयर इज इक्वल टू I, बिकॉज एंड ऑल्सो वन मोर थिंग यू कैन डू हेयर दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ P ऑपरेटर आर +1 एंड -1. हालांकि उसका यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, लेकिन वो आगे के लिए याद रख सकते हो कि आइगन वैल्यूज कितनी होती हैं इसकी, +1 एंड -1. तो ये वाली बात भी सही है. P स्क्वेयर इक्वल टू -P, दैट इज नॉट ट्रू.
तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो पैरिटी ऑपरेटर के लिए ये बातें ध्यान रखिए, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, यूनिटरी ऑपरेटर होता है। ऐसे ही क्वेश्चन को और ऑप्शंस चेंज करके बार बार पूछा जा सकता है, एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन द पैरिटी ऑपरेटर which allows the space inversion about the origin for the given coordinate. Okay, r को माइनस आर से चेंज करना, एक्स वाई जेड को माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड से चेंज करना। सो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वेरी इजी क्वेश्चन, स्पेसिफिकली फॉर पीजीटी एंड टीजीटी एग्जाम्स, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जहाँ पे एमसीक्यू आते हैं, कम टाइम मिलता है, 2 आवर्स का एक टाइम होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, देखो तो इट इज ए नॉट गेट, यहाँ पे आउटपुट कितनी हो जाएगी, दैट इज ए बार, और इट इज और गेट, तो ये कितना हो जाएगा, ये बी प्लस सी। तो यहाँ पे आउटपुट आ गई ए बार, और यहाँ पे आउटपुट है बी प्लस सी, बी प्लस सी। देन देर इज नैंड गेट, तो नैंड गेट क्या होगा, एंड का नोट कर दो, तो इसकी जो आउटपुट होगी दैट विल बी ए बार डॉट बी प्लस सी, और उसका बार। बात क्लियर है ना भाई? अगर एक एंड गेट है, तो एंड गेट अगर इनपुट ए और बी है तो आउटपुट क्या हो जाती है, ए इंटू बी। अगर नैंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, ए इंटू बी का नॉट। तो वही हमने कहा कि एक आउटपुट इनपुट है ए बार और एक इनपुट है बी प्लस सी। नाउ इट इज गोइंग इनटू ए नैंड गेट, तो क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी प्लस सी होल बार। ठीक है ना? सो ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, ए बार डॉट बी प्लस सी बार। हालांकि इसको आगे भी और भी रिजोल्व कर सकते हैं, यहां से इसकी वैल्यू को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमें यहीं पे दिया हुआ है तो इसलिए हम यहीं तक रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एटलीस्ट जो बेसिक गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट, एक्स नोर गेट, इनकी अगर आउटपुट पता है कैसे निकालते हैं, फिर सिचुएशन सोल्व हो जाती है। और यहाँ पे बस ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ करना होगा तो इसको चेंज करना और हो सकता है, तो वो भी प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टली कि कैसे, अगर बार है उसके नीचे प्रोडक्ट है तो कैसे उसको रिजोल्व करेंगे, और अगर एडिशन है तो कैसे करेंगे। ठीक है, वो किसी क्वेश्चन में देखेंगे अगर आता है तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएम वेव। ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन वैक्यूम इज गिवन बाय EZT is given as E naught cos of kz minus omega t I cap. The pointing vector for this wave is, pointing vector calculate करना है S, which is given by 1 by mu naught E cross B. यही ना होता है पॉइंटिंग वेक्टर भाई, सही है ना बात? तो यहां सबसे पहले अगर मुझे पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है, इफ ई इज गिवन, सो बी इज इक्वल टू 1 बाई सी के कैप क्रॉस ई, के कैप क्रॉस ई। तो सबसे इजी केस हो सकता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इन्होंने वो दिया है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो आई कैप है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन एज वेल। उसके अलावा जो वेव जो है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव जेड में कर रही है, के जेड माइनस ओमेगा टी। ये डायरेक्टली बताया हुआ है क्लास में कि कैसे चेक करना है कि पॉजिटिव में जा रही है कि नेगेटिव में जा रही है। तो दैट इज डायरेक्टली इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, के जेड माइनस ओमेगा टी, इट इज ट्रेवलिंग इन दी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। या तो यहां से देख लो, डायरेक्टली देखना है तो, अदरवाइज हमें पता है कि होता क्या है, अल्टीमेटली दिस इज द रिलेशन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये होता है फेज कोस ऑफ दिस और ई की पावर आयोटा ऑफ दिस। यहां से ये टर्म आती है तो कब आई होगी, आर तो फिक्स है पोजीशन वेक्टर, एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। तो के की वैल्यू क्या रही होगी, के की वैल्यू के जेड कैप रही है, तभी तो के जेड कैप इंटू जेड जेड कैप करके के जेड बना है यहां पे, सही है ना? तो के की वैल्यू के जेड कैप रही है, तभी ये वैल्यू के जेड आई है। जब इनकी डॉट प्रोडक्ट होगी तो एक्स कैप डॉट जेड कैप 0, वाई कैप डॉट जेड कैप 0, जेड कैप 1, के इंटू जेड, ये के इंटू जेड,
तो उसका ये एक सब केस हो गया। तो यहां से के वेक्टर क्या हो गया, के वेक्टर इज नथिंग बट के जेड कैप, और के कैप कितना हो जाएगा, दैट इज के वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज जेड कैप। जेड कैप यहां से पता लग गया, मैथमेटिकली देखना यहां से देख लो, अदरवाइज हमें डायरेक्ट पता ही है कि वेव इज ट्रेवलिंग इन दी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो चाहे तो यहां से अगर ये कॉन्फिडेंस है गो फॉर दैट, अदरवाइज गो फॉर दैट, दोनों ही तरीके ये हैं। बट इतना सिंपल अगर केस है तो देखते हमें पता लग जाना चाहिए इतने क्वेश्चंस करने के बाद कि वेव इज ट्रेवलिंग इन दी पॉजिटिव जेड कैप डायरेक्शन एंड हेयर के कैप इज नाउ जेड कैप। सो जेड कैप अगर हमें प्रोपगेशन की डायरेक्शन पता चल गई, वही तो के कैप है, ठीक है ना, तो वही तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है के कैप। सो नाउ बी इज इक्वल टू 1 बाई सी के कैप, के कैप इज जेड कैप क्रॉस ई। ई में देखो ये क्या है, आई कैप है इधर, और बाकी तो जो ई नॉट कोस ऑफ दिस फेज एज इट इज, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू 1 बाई सी ई नॉट कोस के जेड माइनस ओमेगा टी, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, जेड कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप जे कैप के कैप, तो जेड कैप क्रॉस आई कैप इज नथिंग बट जे कैप। तो ये बात भी अब हमें क्लियर हो गई है मैथमेटिकली। वैसे तो हमें पता ही था, देखो कॉन्सेप्चुअल तो हमें पता ही था कि भाई अगर एक्स कैप में वेव इलेक्ट्रिक फील्ड है, के कैप में जो है वेव प्रोपगेट कर रही है, तो दैट विल बी इन दी जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी, सिर्फ जे कैप में हो सकती है, सही है ना बात। सो नाउ ई इज हेयर, बी इज हेयर, लेट्स गो फॉर एस। सो एस इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट, 1 बाई म्यू नॉट ई क्रॉस बी। सो हेयर इज ई, दैट इज ई नॉट cos of kz minus omega t I cap cross b, that is E naught by c cos of kz minus omega t j cap। बात समझ में आ गई क्या? E और B को क्रॉस में लिख दिया है, तो अब जो कॉन्स्टेंट्स उनको बाहर ले आओ, इट विल बी 1 बाई म्यू नॉट E नॉट स्क्वेयर बाई c कोस स्क्वेयर के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, ठीक है। नाउ यू सी कि जो ऑप्शन है क्या वो म्यू नॉट की फॉर्म में है या किस में है। तो देखो यहां से एक बात क्लियर है कि किसी भी ऑप्शन में म्यू नॉट नहीं है, तो म्यू नॉट को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये म्यू नॉट आया हुआ है, यहां पे हमारे पास म्यू नॉट आया हुआ है, सही है। तो इसका मतलब क्या करूं मैं, c से मल्टीप्लाई कर दूं और c से डिवाइड कर दूं, तो 1 बाई म्यू नॉट ई नॉट स्क्वेयर इंटू सी, और ये जो c स्क्वेयर है, c क्या होता है, c इज नथिंग बट 1 बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो c स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर जाएगा, दैट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कोस स्क्वेयर के जेड माइनस ओमेगा टी के कैप। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट चला जाएगा। नाउ यू कैन राइट द फाइनल एस वेक्टर एज सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वेयर कोस स्क्वेयर के जेड माइनस ओमेगा टी के कैप। सो दिस इज योर फाइनल वेक्टर, सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वेयर कोस स्क्वेयर के जेड माइनस ओमेगा टी के कैप, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। अब एक बात सोचो, अब ये तो हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया, एग्जाम में इसको बहुत डायरेक्ट तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन आई कैप डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन आई कैप डायरेक्शन, वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव जेड कैप डायरेक्शन। एकदम आइडियल केस है, जैसा हम एग्जांपल लेके चलते हैं शुरू में डिफाइन करते टाइम। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इन दी जे कैप डायरेक्शन। अब एक बात हमने ये भी डिस्कस करी हुई है कि वेव इज ऑलरेडी प्रोपगेटिंग इन द जेड कैप डायरेक्शन, तो पॉइंटिंग वेक्टर इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, तो वो भी के कैप डायरेक्शन में ही होगा। तो ये दो ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए, ठीक है, दैट विल बी इन दी के कैप ओनली। और इन दोनों में से आपको सोल्व करना है, और ये एक आप देख सकते हो कि इसको सोल्व करके देख सकते हो, अदरवाइज दीज टू ऑप्शंस
पे तो हमें ध्यान नहीं देना है। के कैप है, उसके बाद आपने देखा कि ई और बी में जब ई से हम बी कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। ये 2 का फैक्टर नहीं आएगा कहीं से भी, क्योंकि और कुछ तो चेंज होता ही नहीं, ये 1/c है, दैट इज दिस वन। उसके अलावा सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है आपकी, E0/c दैट इज B0, है ना। मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो B0 होता है, तो 2 का फैक्टर यहाँ से भी नहीं आएगा। बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का फैक्टर नहीं आएगा। बट एनीवे इतना रिस्क नहीं भी लेना है, तो बट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर कि किन में से कौन सा आंसर होगा, ये भी हमें देखना आना चाहिए अगर हमारे पास बाकी टर्मिनोलॉजी है तो। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, और वेव इज प्रोपगेटिंग दिस, तो के वेक्टर की डायरेक्शन वो हो गई है। एंड ऑल्सो E क्रॉस B से हमें हमेशा पॉइंटिंग वेक्टर मिलेगा, दैट विल बी द फ्लो ऑफ द एनर्जी दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। yes or no? Okay, so option D will be correct one. So next question is from the quantum mechanics, that is Pauli spin matrix. Is very easy question but very important question. आपको बताना है that is 2 sigma x 2 sigma y plus sigma y sigma x is equal to, ये पूछा है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें पता है कि अगर हम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का कोम्यूटेटर लेते हैं, इट इज नथिंग बट 2 आयोटा सिग्मा जेड, ठीक है। अगर हम इसका एंटी कोम्यूटेशन लेते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इट विल बी इक्वल टू 0। और हमें पता है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को अगर सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं इट इज आयोटा सिग्मा जेड। ये अगर 3 रिलेशन आपको पता है जो कि बहुत बेसिक हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो अलग अलग तरीके से। चाहे तो इसको कोम्यूटेटर बना के फिर रिजोल्व कर लो, कोम्यूटेटर बना के करना है तो क्या करोगे, एक सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को ऐसे कैसे रख लो, और दूसरा जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा जो एक्स है, इट इज नाउ फॉर्मिंग ए एंटी कोम्यूटेटर, तो इट इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और ये तो 0 ही हो गया, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज नथिंग आयोटा सिग्मा जेड। तो आयोटा सिग्मा जेड इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट, ऑप्शन सी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज दिस, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा सिग्मा जेड, प्लस अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आयोटा सिग्मा जेड है तो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स क्या होगा, माइनस आयोटा सिग्मा जेड, सो माइनस आयोटा सिग्मा जेड दैट इज आयोटा सिग्मा जेड। एक स्टेप का क्वेश्चन है, अगर प्रॉपर्टी पता है तो डायरेक्ट चाहे यहां से लिख लो, चाहे फिर एक बार एंटी कोम्यूटेशन का रूल करके कर लो, दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? फिर से रिपीट करूं एक बार, देखो क्या किया मैंने, एक बार इसको अलग अलग करके एक बार एंटी कोम्यूटेशन बना लिया, और एंटी कोम्यूटेशन बनाने के बाद इसको 0 कर दिया, क्योंकि एंटी कोम्यूटेशन हमें पता है 0 होता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का, और यहां से आयोटा सिग्मा जेड आ गया डायरेक्ट। दूसरा क्या किया कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज नथिंग बट आयोटा सिग्मा जेड, 2 से मल्टीप्लाई है, प्लस अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज आयोटा सिग्मा जेड, देन सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इज माइनस आयोटा सिग्मा जेड, और इसी वजह से तो ये एंटी कोम्यूटेशन 0 होता है, यही तो कारण है इसका। तो दिस इज माइनस आयोटा सिग्मा जेड, तो आयोटा सिग्मा जेड ये आंसर आ गया आपका। तो दोनों तरीके से इसको कर सकते हो। द क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स पोली स्पिन मैट्रिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज, और ये 3-4 प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टीज से नहीं पूछा जाता है। बस ये कॉम्यूटेशन एंटी कॉम्यूटेशन एक दूसरे के टर्म में कैसे लिखना है, और ये मैट्रिसेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड ये हमेशा याद रहनी चाहिए। तो जब पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में तो देखेंगे इनको, ठीक है। सो वेरी फेमस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल टाइम फेवरेट फॉर द एग्जामिनर फ्रॉम द वेक्टर एनालिसिस। देखो, the direction of del f for a scalar field is this, f दे रखी scalar field at point this, so f is a scalar field x y z equals to 1/2 x square minus xy plus 1/2 z square, ये है f। तो हमें डायरेक्शन ऑफ डेल एफ बतानी है, तो पहले डेल एफ कैलकुलेट कर लें, ग्रेडियंट ऑफ एफ दैट इज del f which is equal to curly by curly x x cap plus curly by curly y y cap plus curly by curly z z cap into this f, x square by 2
माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2। तो पूरा एक बार एक्स के साथ होगा, वाई के साथ होगा, जेड के साथ होगा। ऐसे होता ना, ग्रेडियंट निकालना भूल तो नहीं गए, वेक्टर एनालिसिस सबसे पहले पढ़ाया था। देखो यहाँ पे, तो जब भी पूरा फैक्टर उठ के यहाँ पे आएगा एक्स के साथ, तो यहाँ से 2x विल बी एक्स हेयर, 2x/2 माइनस वाई, और बाकी वो तो जीरो थे, इट विल बी एक्स माइनस वाई एक्स कैप प्लस करली बाई करली वाई वाई कैप। तो ये जीरो, वाई में सिर्फ ये बचेगा, दैट इज माइनस एक्स वाई कैप प्लस करली बाई करली जेड जेड कैप। तो जेड में ये जीरो, यहां से 2z, 2 से 2 जेड जेड कैप, सिंपली जेड जेड कैप। ठीक है, सो दिस इज डेल एफ। नाउ वी हैव टू चेक इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट 1 1 2। तो यहीं पे लगा दो पहले। सो डेल एफ एट 1 1 2, तो x1 y1 z2, 1 minus 1 0, so it will be 0x कैप। तो लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी माइनस ऑफ y कैप प्लस 2z कैप। ये आ गया है अभी वेक्टर, माइनस y कैप प्लस 2z कैप। हालांकि यहाँ पे इन्होंने i j कैप k कैप में दे रखा है, तो बट दैट इज वेरी कॉमन थिंग कि चाहे हम x कैप y कैप z कैप लिखें या हम i कैप j कैप k कैप लिखें। ठीक है, अभी देखो ये पॉइंट यहां तक ठीक है, लेकिन यहां पे हमें ध्यान देना है, ये मैंने क्वेश्चन जब भी क्लास में कराए तो बहुत बार बताया है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एफ। डेल्टा एफ वेक्टर नहीं पूछा है, द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज गिवन बाय इट्स यूनिट वेक्टर। अगर कोई वेक्टर के है तो दैट इज वेक्टर, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन, दैट इज के कैप, यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर का हमने क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा टू कैलकुलेट दी डायरेक्शन। तो अगर इसका यूनिट वेक्टर करना है तो क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो बस। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट, दैट इज √5। सो माइनस वाई कैप प्लस 2z कैप डिवाइड बाई √5, माइनस वाई कैप प्लस 2z कैप बाई √5। हियर इज द ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी, माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो इसी को लिखा हुआ है माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई √5। ठीक है, अभी देखो यहां तो क्या था कि एग्जामिनर ने ऑलरेडी सभी में ही ये फैक्टर डिवाइड करके आपके लिए क्वेश्चन इजी बनाया हुआ था, लेकिन अगर एक ऑप्शन आपको सिंपल इतना ही दे देता, माइनस वाई कैप प्लस 2z कैप, और एक ऑप्शन दे देता ये वाला, दैट इज माइनस वाई कैप प्लस 2z कैप बाई √5, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे इसको भी करके आ सकते हैं। ठीक है, कि माइनस वाई कैप प्लस 2z कैप, और बाद में समझ में आए कि हो ये तो डायरेक्शन पूछी थी, ये तो वेक्टर नहीं पूछा था, लेकिन उसके बाद फिर कुछ हाथ में रहता नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि एक्चुअली पूछा क्या है। ऐसे छोटे क्वेश्चंस में बहुत बार ट्रिक्स छुपी होती हैं, और ऑप्शंस ऐसे ही रिलेवेंट होते हैं कि एक स्टेप पहले आ गया वो ऑप्शन भी मिल जाएगा, और जो आगे सोल्व होके आना है वो भी मिल जाए, तो वहाँ पे फिर ये चांसेस रहते हैं कि गलती हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम होता है, तो टाइम कम होता है, स्टूडेंट की ज़्यादा गलती नहीं होती है, बट उसी टाइम में थोड़ा सा फोकस और रहना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन भी देखो, इफ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, atomic and molecular physics unit. If S1 and S2 are the spin operators of two electrons of a helium atom, the value of expectation S1 dot S2 for the ground state is. इस तरह का क्वेश्चन कई बार रिपीटिवली पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन ऐसे मैंने चूज किए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी मैं बता रहा हूं कि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग एस्पेक्ट में। कभी इसको हाइपर स्पिन में पूछ लेते हैं, कभी इसको स्पिन अलजेब्रा में पूछ लेते हैं, पूछा जाता है। ठीक है, देखो, सो द टोटल, अभी 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हीलियम एटम इज ए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो हमें पता है द टोटल स्पिन S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच हमेशा यही रहेगी कि जो स्पिन्स आपको गिवन है उनसे जो आप फाइनल स्पिन बनाना चाहते हो, जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम बनाना चाहते हो, उसको देखो कि वो क्या बन रहा है पहले। ठीक है, देन यू नीड टू कैलकुलेट S1 डॉट S2। तो S1 डॉट S2 कब आएगा, जब मैं तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो इट विल बी S स्क्वायर, मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं अभी डायरेक्ट, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, होना ये ऐसे चाहिए। ठीक है, S स्क्वायर इज इक्वल टू S1 स्क्वायर प्लस
सो ऑन। ठीक है, चलो लिख ही देता हूं, फिर आप कहोगे कि प्लस 2s1 डॉट s2 s1 डॉट s2। ठीक है, कम्यूटेटिव होती है इसके इधर प्रोडक्ट। सो दिस s1 डॉट s2 कैन बी रिटन एज s1 डॉट s2 कैन बी रिटन एज s स्क्वेयर माइनस s1 स्क्वेयर माइनस s2 स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। ये बात आ गई हमारे पास। नाउ द एवरेज ऑफ s1 डॉट s2 कैन बी रिटन एज द एवरेज ऑफ दिस फैक्टर, दैट इज s स्क्वेयर माइनस s1 स्क्वेयर माइनस s2 स्क्वेयर डिवाइड बाई। क्लियर है? नाउ वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस s1 एंड s2। अब देखो इलेक्ट्रॉन के लिए दिस s1 एंड s2 इज 1/2 1/2। तो क्या केस होगा, एक बार पैरेलल होंगे, एक बार एंटी पैरेलल होंगे, यही दो केसेस बनते हैं। तो द s विल बी इक्वल टू 0 एंड 1, s विल बी इक्वल टू 0 एंड 1। फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम, for the ground state of helium atom, s will be 0, s will be 0। वैसे भी देख सकते हो इसको कि अगर हीलियम एटम का केस है, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन 1s2, बोथ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन 1s2। यही एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। और जब फुली फिल्ड होता है तो जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 1s0। यहां से भी हमें पता चल रहा है कि s इज इक्वल टू 0, देयर विल बी नो ट्रिपलेट स्टेट एट दिस मोमेंट इन द ग्राउंड स्टेट, ओनली 1s0 विल बी देयर। या ऐसे भी समझ सकते हो कि इफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल, इट मीन्स द स्पेशियल पार्ट, द स्पेशियल वेव फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज नाउ सिमेट्रिक, बट द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज इटसेल्फ ए फर्मियोनिक सिस्टम। तो फर्मियोनिक सिस्टम के लिए जो वेव फंक्शन होता है, टोटल वेव फंक्शन इज साई स्पेस इनटू साई स्पिन। तो अगर जो टोटल वेव फंक्शन है दैट शुड बी एंटी सिमेट्रिक फॉर द फर्मियोन्स एंड द सिमेट्रिक फॉर द बोसॉन्स। तो यहाँ पे ये एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, बट नाउ बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल, तो द स्पेशल पार्ट इज सिमेट्रिक इन नेचर। ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा इन नेचर में। और अगर ये सिमेट्रिक है तो इसको अगर एंटी सिमेट्रिक होना है तो इसको भी स्पिन पार्ट को क्या होना पड़ेगा, एंटी सिमेट्रिक होना पड़ेगा। और एंटी सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों जो स्पिन है वो ऐसे होंगी, अपोजिट स्पिन होनी पड़ेंगी। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन रीजन है, बट न्यूमेरिकल के लिए आप डायरेक्ट ये ध्यान रखिए कि फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हीलियम एटम s इक्वल टू 0 और 1 में से वो जो स्पिन है जो एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के अपोजिट है, वो वाला जो केस है दैट विल बी द ग्राउंड स्टेट s इक्वल टू 0 1। तो क्या, तो s इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे। और बाकी जो है हमें पता है कि s1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी का भी सिंपल अगर s का ही कैलकुलेट करें तो इट इज नथिंग बट s इंटू s प्लस 1 अंडर द रूट h कट। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करेंगे एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज s1 बाई s2। वन बाई टू। नाउ सी ये तो 0 ही हो गया, 0 माइनस ये क्या होगा, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये अंडर रूट चला जाएगा, h कट स्क्वायर हो जाएगा, s इंटू s प्लस s1 इंटू s1 प्लस 1 दैट इज 1/2 into 3/2 that is 3/4, so minus 3/4 h cut square minus 3/4 h cut square, it is equal to 1/2 into minus 2 times 3/4 h cut square, 2 से 2 चला जाएगा, it will be minus 3/4 h cut square, minus 3/4 h कट स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा, -3/4 h कट स्क्वायर। नाउ सी दैट इज हेयर, दैट इज ऑप्शन बी, -3/4 h कट स्क्वायर। अगर आप s इक्वल टू 1 ले लोगे तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा, वो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, तो यही पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम दिस 1s0 स्टेट विल बी देयर
और ये हमें यहीं से डायरेक्ट देखो, ये अगर ये तो रीजन मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन है ये। अदरवाइज आप सिंपल इतना ही समझिए कि अगर 1s2 का केस है ग्राउंड स्टेट के लिए, तो सिंपली इसके लिए जो टर्म होगी वो तो 1s0 होगी, तो 2s + 1 = 1, 2s = s = 0, तो s = 0 वाले केस से टर्म बन रही है, वो s = 0 इज दी ग्राउंड स्टेट सिचुएशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें, यही एक क्रूशियल पॉइंट था कि कई बार बच्चे वो उल्टा जो एलएस कपलिंग वाला रूल जो है, वो जब नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होते हैं, मल्टीप्लेट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे बताया जाता है ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, बट यहाँ पे ग्राउंड स्टेट इज ऑलरेडी 1s2, तो उसके लिए टर्म इज 1s0। ओके, सो ओके, सो आंसर इज -3/4 h²। इसी को एक बार आप अपने होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, s = 1 पुट करके फॉर द फ्यूचरिस्टिक केस, तो वहाँ पे देख लेना कि क्या आता है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। Consider the reaction and find out the missing particle X. Very very easy question, but ये क्वेश्चन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में भी पूछा गया था और कई बार बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। दैट इज से 25 Mn 54 प्लस इलेक्ट्रॉन इज 24 क्रोमियम 54 प्लस एक्स, द मिसिंग पार्टिकल। मिसिंग पार्टिकल क्या गामा होगा, क्या न्यूट्रॉन होगा, क्या पायोन होगा, क्या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा, ये पूछा है हमसे। तो देखो, वैसे तो यहाँ से आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन कैरीज -1 चार्ज, सो 25 - 1 24, इट इज ओके। 54 0 54, इट इज ओके। नाउ लेट्स चेक द लेप्टोन नंबर। तो लेप्टोन नंबर अगर चेक करोगे तो इधर इलेक्ट्रॉन का लेप्टोन नंबर कितना है, 1 है, और उधर अगर लेप्टोन का इलेक्ट्रॉन नंबर 1 होना है, मतलब लेप्टोन नंबर 1 होना है, तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रिनो ऐड करना पड़ेगा। न्यूट्रिनो का ही तो लेप्टोन नंबर 1 होता है, तभी दिस 1 and 1 विल बी देयर। तो सिंपल बात। और वैसे भी देखो, ये तो हमने एक तरीका देख लिया, अदरवाइज आपको पता ही अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर का केस है डायरेक्ट। इसका केस है इलेक्ट्रॉन कैप्चर केस है डायरेक्ट। तो वो उसको जस्टिफाई करने के लिए जहाँ पे हमने न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस पढ़ा था, वहाँ पे सारे केसेस हमने किए हैं कि न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो कैसे ऐड करना इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ। उन्हीं में से एक ही रिएक्शन है। बस इस बार क्या है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन डायरेक्ट ना देके आपको ये न्यूक्लियस दे दिया कि दिस न्यूक्लियस इज कैप्चरिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड देन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू दिस बाय इमिटिंग ए न्यूट्रिनो। बात समझ में आ गई कि नहीं? दिस इज हाउ वी कैन सोल्व वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज, सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट वन। आप इसको कैसे भी समझ सकते हो, लेप्टोन नंबर से समझ सकते हो, मैटर एंटी मैटर के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हो कि इफ ऑन दिस साइड देयर विल बी मैटर, दिस साइड विल बी मैटर, इलेक्ट्रॉन के साथ में रहेगा तो टू कैंसिल आउट देयर विल बी ए एंटी न्यूट्रिनो ऑन दी सेम साइड। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई हैं। लेट्स नॉट फोकस मच ऑन दैट एंड द ऑप्शन इज बी हेयर। ठीक है, तो सिंपल, अगर ऐसे कभी भी डाउट हो फिर तो सबसे आसान तरीका यही है इस क्वेश्चन को करने का कि आप लेप्टोन नंबर है उनको मैच कर लीजिए। दोनों तरफ जो है लेप्टोन नंबर है वो एग्री करने चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा कि न्यूट्रिनो आएगा कि एंटी न्यूट्रिनो आएगा। एंटी पार्टिकल का लेप्टोन नंबर 1 और जो पार्टिकल है उसका एंटी पार्टिकल का -1 और जो पार्टिकल है उसका 1। ठीक है, सो let's check the question from mathematical physics, that is which of the following is an analytic function of z everywhere in the complex plane। ये everywhere word is very very important कि ये पूछा है कि हर जगह पे उसका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे एनालिटिक ना हो। तो एनालिटिक के लिए सबसे पहले जो सफिशिएंट कंडीशन है वो तो यही है कि आपकी जो CR कंडीशन है, कोची रायमन कंडीशन है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए और फंक्शन जो है बाद में डिफाइन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो वो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन कुछ दिख नहीं रही है हमें, कोई भी फंक्शन जो है वो ऐसा रेसिप्रोकल में नहीं है कि फंक्शन के साथ कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है एट एनी पॉइंट। एटलीस्ट इट कैन बी ए 0, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इनफाइनाइट होने वाला केस तो अभी नहीं दिख रहा है। सो लेट्स चेक फर्स्ट z²। तो z, अब देखो शुरू कैसे करेंगे, जैसे ही देखो कोई भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है, सबसे वैलिड प्रमाणित तरीका है, वो क्या है कि जो भी इनपुट आपको दी हुई है आप तुरंत अपने माइंड को वहां पे लेके जाइए कि आपसे क्या क्या डेटा गिवन है। सबसे पहली चीज कि क्या क्या डेटा गिवन है, उसके बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे आपको जेड दिया हुआ है तो पहला डाउट ये बनता है, अगर रिवाइज नहीं किया हुआ है तो मैं शुरू कहाँ से करूँ, कैसे देखूँ इसको। लेकिन अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स में जब भी हम जेड पे जाते हैं तो इट इज x + i/y। अगर वो लीड हमें मिल जाती है देन वी कैन गो फॉर द स्क्वायर एंड देन वी कैन गो फॉर दी ux uy uvi vy।
राइट तो ऐसे ही मतलब कोई भी डेटा, अगर ये तो क्वेश्चन छोटा है लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपको लिंक बनाने पड़ते हैं कि ये इनपुट है, इस टॉपिक के बारे में ये मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, इनके बारे में मुझे जानकारी है, देन ट्राई टू लिंक कि कैसे हम इन फॉर्मूलाज को, इन इनपुट्स को यूज करके जो मिसिंग पैरामीटर है उस तक पहुंच पाए। यही तरीका है। अदरवाइज पहली बार पेन उठाने में डर लगता है कि अब शुरू कहाँ से करें, उसका यही तरीका उस डर को खत्म करने को, जिन जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है। ठीक है कि शुरू करिए, पहले इनपुट से शुरू करिए, आपको क्या पता है उसके बारे में आपको तुरंत पता लग जाएगा कि मुझसे क्वेश्चन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। या तो आपको कुछ आइडिया होगा या बिल्कुल ही ब्लैंक होगा, तो यू विल बी अवेयर कि लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम ऑन दैट क्वेश्चन। ओके, सो हियर इज z स्क्वायर, this z is nothing but x plus iota y, so z square is x plus iota y square, it will be x square minus y square plus 2 iota xy। यहां से हम इसको u और v में अब लिख सकते हैं, तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड v इज इक्वल टू 2xy। आयोटा साथ में नहीं लिखना है, u प्लस आयोटा v होता है भाई वो, ठीक है। तो दिस इज u। नाउ ux कैलकुलेट कर लो, ux इज नथिंग बट करली u बाई करली x विच इज इक्वल टू 2x। uy कर लो, दैट इज करली u बाई करली y, इट इज माइनस 2y। vx कर लो, दैट इज करली v बाई करली x विच इज इक्वल टू 2y एंड vy कर लो, दैट इज करली v बाई करली y विच इज इक्वल टू 2x। अब नाउ कोची-रायमन कंडीशन क्या है कि ux जो है वो vy के बराबर हो और uy जो है वो माइनस vx के बराबर हो। अगर ये CR कंडीशन है तो ये सेटिस्फाई करती हैं, देन वी कैन से द फंक्शन इज एनालिटिक इफ इट इज वेल डिफाइंड एज वेल। ओके, तो ux जो है वो vy के बराबर है, uy जो है वो vx के बराबर है, माइनस ऑफ vx के बराबर है। CR condition satisfied, function is defined, so this function is defined everywhere and analytic everywhere in the complex plane। ऐसा कोई भी पॉइंट हमें नहीं दिख रहा है जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। बाकी के लिए आप कैलकुलेट करके देखो, z स्टार के लिए क्या होगा, z स्टार इज नथिंग बट x माइनस आयोटा वाई। तो z स्टार का अगर स्क्वेयर करोगे तो इट विल बी x माइनस आयोटा वाई स्क्वेयर। ओके, तो यहां पे एक माइनस आ जाएगा, माइनस 2 ऑफ आयोटा एक्स वाई, और ये माइनस आने की वजह से CR कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी आपकी। ठीक है, इसी तरह से बाकी करके देखो। ये हो सकता है दिस मॉड z स्क्वायर के केस में ऐसा आ सकता है कि 0 0 पे आपका एनालिटिक हो जाए, बट एवरीवेयर आप फिर नहीं कह पाओगे उसको। क्वेश्चन है एवरीवेयर का, आप करके देखना। दिस मॉड z क्या होगा, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, और मॉड z स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको करके देख लेना आप। 0 0 पे तो यू कैन से, अदरवाइज एवरीवेयर आप कहोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एवरीवेयर वो एनालिटिक नहीं है, इसीलिए एवरीवेयर का जो केस है वो हमारे पास पहले क्वेश्चन में आ गया, पहले ऑप्शन में। और इतना परफेक्ट अगर आंसर आ जाता है, देखो CR कंडीशन इज वेल डिफाइंड हेयर, फंक्शन इज वेल डिफाइंड हेयर, देन नो नीड टू चेक, क्योंकि इतना टाइम भी आपके पास नहीं होता है फिर। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फ्रॉम thermodynamics and statistical mechanics unit. For a system at constant temperature and volume, which of the following statement is correct at equilibrium? The Helmholtz free energy attains a local minimum, local maximum. Gibbs free energy attains a local minimum or it attains a local maximum. तो सबसे पहली बात क्या है कि जब हम इस क्वेश्चन की तरफ जाएं तो हमें ये पता होना चाहिए गिब्स फ्री एनर्जी का और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ दिस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने ट्रिक से याद रखिए, निकालने की कोई जरूरत है नहीं। आपसे पूछा है DF और DG, तो DF निकाल लो पहले। DF कैसे निकाल सकते हैं, डाउनवर्ड में है तो माइनस PdV, और इधर लेफ्ट में भी है, दैट विल बी माइनस ऑफ SDT। ये तो DF हो गया है। DG क्या होगा, DG देखो एक राइट हैंड साइड में दैट इज VdP, और नीचे की तरफ है दैट इज माइनस SDT। नाउ द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम होते ही
ये डीएफ के साथ कुछ हो रहा है। यहाँ पे तो कांस्टेंट प्रेशर का केस है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखोगे तो डीजी इज इक्वल टू वीडीपी बच जाएगा, तो इससे कोई आपको आउटपुट मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब आप डीएफ पे फोकस करिए। तो डीएफ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होगा, डीएफ इज इक्वल टू जीरो। डीएफ इज इक्वल टू जीरो। अब डीएफ इक्वल टू जीरो, यहां से दोनों केस हो सकते हैं, ये मैक्सिमम की तरफ भी जा सकता है और मिनिमम की तरफ भी जा सकता है। यहां से तो कहना मुश्किल है। अब यहां पे हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, इट सेट्स ए लिमिट दैट दिस हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी डिक्रीजेज, दिस decreases always, that is df less than equal to 0 for the reversible irreversible processes, but this will be less than 0, it decreases. So if it is decreases, it is attaining minima. So इसका जो ऑप्शन आएगा that is local minima. Helmholtz free energy attains a local minima. ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आके कॉन्सेप्चुअली हो जाता है कि इसमें आपको ऐड क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां पे आप स्टक हो जाओगे कि वेदर यू हैव टू टेक इट एज ए पॉजिटिव मींस इंक्रीज और ए डिक्रीज वन। ठीक है, तो डीएफ विल बी लेस देन इक्वल टू 0, सो इट विल अटेन ए लोकल मिनिमम। ये इसका आंसर आएगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम दिस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो इसको लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी डिक्रीजेज, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम 0, दैट इज डीएफ लेस देन इक्वल टू 0। इक्वलिटी इनइक्वलिटी के फॉर्म में इसको लिख सकते हो। ओके, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स यूनिट। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए जो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल। देखो ये क्वेश्चन जो मास्टर कैडर लेक्चरर कैडर के लिए डायरेक्ट फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट पेन उठा के बस आपको आता है तो आता है। देखो क्या है, मेजॉन्स है पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस, एक फैमिली बनाते हैं। तो आइसोस्पिन कितनी होती है, ट्रिपलेट स्टेट है तो इट विल बी 2i + 1 इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 1। और वैसे पता भी है ये आइसोस्पिन का हमें सभी का पता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फैमिली का, इनका लैम्डा का कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी पेयर बनाते हैं उनका 2i + 1 इक्वल टू नंबर ऑफ, वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 3 है, i इक्वल टू 1, और इसका थर्ड कंपोनेंट निकालेंगे वो कितना आ जाता है 1 0 -1, लेकिन वो तो पूछा नहीं है। यहाँ पे सिंपल आइसोस्पिन पूछी तो आइसोस्पिन तो हो गई 1। पहले देखो पहला ही ऑप्शन डायरेक्ट टिक हो गया है कि आइसोस्पिन 1, लेकिन स्ट्रेंजनेस भी पता होनी चाहिए। दीज आर नॉट स्ट्रेंज पार्टिकल्स, सो स्ट्रेंजनेस विल बी 0। देखो इस क्वेश्चन के लिए ठीक है कि आप आइसोस्पिन 1 पे जाके आप टिक कर पा रहे हो, लेकिन आइसोस्पिन अगर किसी और में 1 दे देता तो यू शुड नो कि स्ट्रेंजनेस क्या है। तो स्ट्रेंजनेस यहाँ पे 0 होती है इन पार्टिकल्स की। दीज आर नॉट स्ट्रेंज पार्टिकल्स, दीज आर द मेसॉन्स। ठीक है, तो इनकी जो आइसोस्पिन है दैट इज 1, स्ट्रेंजनेस इज 0। आगे बढ़े, अगेन सी क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस एंड ईएमटी, मींस मिक्स करके दोनों कॉन्सेप्ट्स को पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल गिव्स राइज टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है B इज इक्वल टू B0 K कैप, B इज इक्वल टू B0 K कैप, और आपसे पूछा इनमें से कौन सा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है जो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो क्या होता है रिलेशन, दैट इज डेल क्रॉस A इज इक्वल टू B। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इस फॉर्मूला पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि यहां से दो कॉन्सेप्ट है वो कनेक्ट हो गए हैं। एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कि आपको जो है ये पता है कि नहीं पता, और दूसरा आपको कर्ल निकालना आता है कि नहीं निकालना। तब डायरेक्ट तो आपसे कोई पूछेगा नहीं ना इस लेवल पे आके कि इस वेक्टर का कर्ल निकालिए। तो उससे बेटर है कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट देके एक फॉर्मूला भी पता लग जाए और एक कॉन्सेप्ट भी सोल्व हो जाए। सो लेट्स फाइंड आउट। अब इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, 1 by 1 आपको जाके चेक करना पड़ेगा। सो गो फॉर ऑप्शन 1, इफ A इज इक्वल टू B0 Z K कैप, तो डेल क्रॉस A करिए, दैट इज X कैप, Y कैप, Z कैप, करली बाई करली X,
करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, और ये कहाँ पे है, बी नॉट जेड के कैप, सो 0 0 बी नॉट जेड। तो कितना हो जाएगा देखो, आई कैप 0 0 माइनस जे कैप, खुद से करिए जल्दी से, 0 0 प्लस के कैप दैट इज 0। तो इससे तो 0 ही आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट टू बी 0, तो ये तो नहीं है फॉर श्योर, ए ऑप्शन तो सही नहीं है। दूसरा करते हैं, मैं इसको रब करके यहीं पे कर देता हूं अभी, लेट्स नॉट राइट डाउन इट अगेन एंड अगेन। इफ ऑप्शन बी आई हैव टू चेक दैट इज माइनस बी नॉट एक्स जे कैप, तो 0 माइनस बी नॉट एक्स एंड इट इज 0। तो अगेन एक्स कैप में देखेंगे तो क्या होगा, 0 0, माइनस वाई कैप में देखेंगे तो 0 0, प्लस जेड कैप में देखेंगे तो इट इज माइनस बी नॉट एंड माइनस 0, तो इट इज माइनस बी नॉट जेड कैप। हमें क्या चाहिए, बी नॉट जेड कैप चाहिए, तो ये सही नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट। सो बी ऑप्शन बी गलत है, इससे भी नहीं आ रहा है। गो फॉर द नेक्स्ट वन, थर्ड ऑप्शन चेक करिए जरा। तो थर्ड ऑप्शन है दैट इज बी नॉट बाई 2 माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, तो ये बी नॉट बाई 2 को थोड़ी देर के लिए बाहर रख लो, माइनस वाई हेयर एंड एक्स हेयर एंड 0 हेयर। सो बी नॉट बाई 2 को बाहर रखो, एक्स कैप में देखो क्या है, सो इट इज 0 0, ओके जी, माइनस वाई कैप, सो माइनस वाई कैप में देखेंगे 0 0, ये भी ठीक है जी, प्लस जेड कैप में देखो इट इज 1 माइनस माइनस 1 दैट इज प्लस 1, इट इज बी नॉट बाई 2 इंटू 2 जेड कैप, तो विच इज इक्वल टू बी नॉट जेड कैप। और यही तो हमें चाहिए था, बी नॉट जेड कैप, हियर इट इज बी नॉट जेड कैप हमें चाहिए था, ऑप्शन सी से आ रहा है। बस अब डी चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया है तो ओनली वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट, तो बी नॉट जेड कैप इज करेक्ट वन। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, बस वो यहाँ पे ये y है, ये पॉजिटिव है उसमें, और ये पॉजिटिव अगर है तो वो 0 कर देगा इसको, ये डिफरेंस आ जाएगा उसमें, वो भी नहीं आएगा फिर। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। The question is from the quantum mechanics, step potential. A particle of mass m and energy E moving in a positive x direction is incident on a step potential at x equal to 0. So this is a step potential at x equal to 0 as indicated in the figure. The height of the potential is V0 and where V0 is greater than E. So this step potential height is greater than E at x equal to x0, where x0 is greater than 0, the probability of finding the electron is 1 by E times the probability of finding it at x equal to 0. Then find out the value of x0. x0 की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को पाने की जो प्रोबेबिलिटी है, होने की जो प्रोबेबिलिटी है x इक्वल टू x0, वो 1 बाई ई टाइम्स है जो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 पे होने की है। देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, आसान है क्वेश्चन। देखो स्टेप पोटेंशियल है, स्टेप पोटेंशियल में डायरेक्टली वी नो इन दिस रीजन, इफ दिस इज region 1, this is region 2, this is x equal to 0 case here. So E is less than V0. It is the case of tunneling. It is the classically forbidden region and tunneling will be there. तो यहाँ पे जो wave function होगा in this case psi x, that will be something a e raised power minus alpha x, a e raised power minus alpha x, because as x tends to 0 it should decay. तो अल्फा अगर x टेंस टू इनफाइनाइट होगा, सॉरी इफ x टेंस टू इनफाइनाइट इट शुड डिके। ठीक है, x जितना जितना बढ़ेगा इट शुड डिक्रीज, ए ई रेज पावर माइनस अल्फा x हो गया। जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज मोड साई स्क्वायर विच इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर ई रेज पावर माइनस 2 अल्फा x, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी इज
mod psi square is equal to mod a square e raised power minus 2 alpha x. Now this probability, this अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, this probability at x equal to x naught is 1 by e times of the probability at x equal to 0. तो x equal to x naught पे क्या probability है, that is mod of a square e raised power minus 2 alpha x naught is equal to 1 by e times of at x equal to 0. x equal to 0 लगाओगे तो e की पावर 0, that is 1 mod of a square, और ये यहां से चला जाएगा. तो यहां से मुझे पता चला e raised power minus 2 alpha x naught is equal to e raised power minus 1. I can compare on the both side. It means 2 alpha x naught is equal to 1 and x naught is equal to 1 by 2 alpha. x naught is equal to 1 by 2 alpha. That is option C. ऐसे करना है इसको. ठीक है, तो देखो कैसे करोगे आप. शुरुआत कैसे होनी थी इस क्वेश्चन की, कि जैसे आपने देखा स्टेप पोटेंशियल है, इस रीजन में प्रोबेबिलिटी के साथ प्ले करना है, तो सबसे पहले यहां पे क्या पता होना चाहिए आपको, वेव फंक्शन पता होना चाहिए. अगर ये प्रॉब्लम हमने अच्छे से करी होगी तो वेव फंक्शन इसका बहुत इजीली याद रहता है हमेशा. ठीक है, डायरेक्ट प्रॉब्लम है, बहुत बार रिपीट होती है. इसके बाद जैसे ही वेव फंक्शन पता चला, वेव फंक्शन से हमें प्रोबेबिलिटी पता चल गई, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आते ही बस जो स्टेटमेंट थी एज इट इज उसको मैथमेटिकली पुट कर दिया है. और जैसे ये काम करते हैं, अगला स्टेप खुद से पता चल जाता है कि अब एक्स नॉट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज यहां तक रहते हैं तो पता नहीं लगता एक्स नॉट की कैलकुलेशन कैसे करें. बट इफ एक्स नॉट यू हैव टू फाइंड आउट, तो बस ये स्टेटमेंट जो है आपकी की प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1 बाई ई टाइम्स एज दैट ऑफ एक्स इक्वल टू 0. जैसे ये मैथमेटिकली हम पुट करते हैं, आंसर फिर खुद ब खुद आ जाता है. दैट इज 1 बाई 2 अल्फा. अच्छा क्वेश्चन है. See, question is from the quantum mechanics simple postulates, that is state of a system is given by 2 psi, that is phi 1 plus 2 phi 2 plus 3 phi 3. Okay, so a linear combination of these states are given, which are the basis of Hilbert space, and the condition of the basis of the Hilbert space we know they are orthonormal in the nature. यहाँ पे बोला भी है कि phi 1, phi 2, phi 3 form an orthonormal set. तो orthonormal set का मतलब क्या है? It is simply phi I, phi j is equal to delta ij. It means it is equal to 1 if I is equal to j, it is equal to 0 if I is not equal to j. मतलब phi 1, phi 2, phi 1, phi 3 ये 0 होंगे, phi 1, phi 1 1, phi 2, phi 2 1, phi 3, phi 3 1. ये चीज़ है सिंपल. ऑर्थोनॉर्मल का मतलब यही है, ऑर्थोगोनल भी है और नॉर्मलाइज्ड भी है, तो ये बेसिस बना रहे हैं. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट phi 2, कि इस सिस्टम की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है टू बी इन फाउंड इन स्टेट phi 2, कि phi 2 में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज phi 2 psi डिवाइड बाई psi सिंपली. तो देखो जैसे ही phi 2 इसके साथ हम ब्रा करके यूज करेंगे phi 2 psi, तो phi 2 phi 1 0 हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल है. phi 2 बचेगा, इट विल बी 2, और phi 2 phi 3 भी 0 हो जाएगा. 2 का स्क्वायर हो गया 4 डिवाइड बाई psi. डायरेक्टली देख सकते हैं psi क्या होगा, ब्रा psi कैट psi. तो phi 1 प्लस 2 इंटू 2 phi 2 प्लस 3 इंटू 3 phi 3. ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9, दैट इज 14. तो दैट इज 14. ये सारी स्टेट्स तो 1 1 हो गई. वैसे डायरेक्टली देख सकते हो, देखो जब साई नॉर्मलाइज ऐसे करना होता है, ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए करके बताया है जिन्होंने ऐसा नहीं किया है पहले. तो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, जब भी नॉर्मलाइज करना है तो इसका स्क्वायर सिंपली 9 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 14, उससे डिवाइड कर दो. और जो अब देखो इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, अभी कैसे किया हमने, अभी हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से किया कि पहले phi 2 psi को सोचा कि phi 2 से करेंगे तो क्या होगा, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 14. डायरेक्टली कैसे करोगे, बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो क्या करोगे, जिस भी स्टेट में निकालना, अगर phi 3 में निकालना होता दैट इज 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1, दैट इज 14. 9 by 14 in this, 1 by 14 in
दिस। इस स्टेट में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सिस्टम की? 1/14। इसमें आने कितनी है? 4/14। इसमें आने कितनी है? 9/14। ऐड करके देख लो, टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1। टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1। ऐसे हो गया, ठीक है ना? तो जिस भी स्टेट में पूछी हो वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। 5-3 में पूछी होती है 9/14, इसमें है तो 4/14, दैट इज 2/7। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/7, ये रहा ऑप्शन बी, ठीक है। 5-1 में पूछी होती है 1/14, टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। तो वो करके देख लो, 9/14 प्लस 4/14 प्लस 1/14, दैट इज 1। क्लियर है बात? इसका ऑप्शन आ जाएगा 2/7। Question is again from the quantum mechanics. Let Lm be the simultaneous eigenstates of L square and Lz. Here L is the angular momentum operator with Cartesian components Lx, Ly, Lz. L is the angular momentum quantum number and m is the azimuthal quantum number. The value of bra10 operator Lx plus iota Ly cat 1 minus 1 is. ये हमसे पूछा, देखो। So this question is from the angular momentum algebra in the quantum mechanics. How we will solve it? So Lx plus iota Ly is nothing but this ladder operator, that is L plus. This is L plus. Or L plus operator, when it is acted on Lm, it is nothing but L into L plus 1 minus m into m plus 1 into h cut L m plus 1। स्टेट को एक बढ़ा देता है, स्टेट को एक इंक्रीज कर देता है, ठीक है। Lx माइनस आयोटा Ly इज L माइनस ऑपरेटर। L माइनस की होती है L प्लस 1 माइनस, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा m इंटू m माइनस 1 h कट, बाकी और एक स्टेट को वो डिके कर देगा। तो यहाँ पे लेडर ऑपरेटर की बात हो रही है L प्लस की। सो नाउ दिस 10 L प्लस 1 माइनस 1, इस पे हमने लगाना है। तो L प्लस विल बी ऑपरेटेड ऑन दिस फैक्टर। तो देखो L इंटू L प्लस 1 क्या होगा? ये L की वैल्यू है, ये M की वैल्यू है, ये दे रखी है Lm। तो ये L है, ये M है। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ L देयर विल बी 2L प्लस 1 ML वैल्यूज। अगर L की वैल्यू 1 है तो 10 माइनस 1 विल बी दी M वैल्यूज। ओके, तो अब देखो L इंटू L प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस M इंटू M प्लस 1, तो M इज माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, दैट इज √2 h कट। √2 h कट, √2 h कट कॉन्स्टेंट हो गया, तो इसको बाहर ले लो, √2 h कट। यहां पे बस 10 स्टेट थी। नाउ सी L तो ऐसे कैसे रहेगा? L पे तो कोई भी चेंज इसने किया नहीं है ऑपरेटर ने। L तो ऐसे कैसे? M इज इंक्रीज, तो L इज 1 और ये माइनस 1 था, तो माइनस 1 में अगर 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 0। दैट इज नाउ दिस स्टेट इज 1। आंसर इज √2 h कट। √2 h कट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, √2 h कट। क्लियर है? तो ये भी डायरेक्ट, अगर एक बार जो आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ लेते हो तो L प्लस L माइनस इनकी वैल्यूज क्या होती है, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होता है। इसको लिख लीजिए अभी के लिए जिसने नहीं पढ़ा है, ठीक है जी। क्वेश्चन इज फ्रॉम मैग्नेटोस्टैटिक्स बाउंड्री कंडीशन, AMT में। The XY plane is the boundary between free space and a magnetic material with relative permeability mu r. The magnetic field in the free space is Bx I cap plus Bz k cap. The magnetic field in the magnetic material is. ये पूछा है। जनरली ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग तरह से पूछा गया है, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड से पूछ लिया गया। मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए और उसके दौरान हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे। सो लेट अस सपोज ये XY है, ये XY प्लेन है, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज द XY प्लेन हेयर। सो से हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी और इसको अच्छे से इमेजिन करने के लिए। सो XY प्लेन सेपरेट्स आउट दी मीडियम, एक मीडियम ऊपर रह गया, एक मीडियम नीचे रह गया। सो से दिस मीडियम इज 1 एंड दिस मीडियम इज से मीडियम नंबर 2।
ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है। नाउ इन द फ्री स्पेस से दिस इज फ्री स्पेस, यहां पे जो है दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस सम बी जेड के कैप। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, आपको बतानी है मैग्नेटिक फील्ड इन दिस मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगी। तो बाउंड्री कंडीशंस पे चलते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है, B1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू B2 परपेंडिकुलर एंड H1 पैरेलल इज इक्वल टू H2 पैरेलल, अगर फ्री करंट नहीं है तो। यही है ट्रिक, क्या बताई हुई है, डेल डॉट बी और डेल क्रॉस ई से ध्यान रख लिया करो। डेल डॉट बी डाइवर्जेंस है, वो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट देता है, और डेल क्रॉस ई जीरो होता है। तो यहां से ई के केस में क्या आता है, ई पैरेलल इज इक्वल टू ई टू पैरेलल आता है। तो कर्ल हमेशा पैरेलल कंपोनेंट देता है। ये दो चीजें याद रखोगे तो आपको जैसे ई और बी का पता चला, आप एच और डी उसके साथ साथ लिख सकते हो, यस और नो। तो यहां से B1 परपेंडिकुलर B2 परपेंडिकुलर, अब जो बाउंड्री है वो x और y में है, तो x और y के कंपोनेंट तो इसके सारे पैरेलल हैं, और z वाले इसको परपेंडिकुलर फील होंगे सारे, राइट। तो जो परपेंडिकुलर है वो तो बराबर है इस रीजन का और इस रीजन का, तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर कौन है, के कैप। तो बी जेड के कैप तो एज इट इज है, इसमें तो कोई भी चेंज है नहीं। B1 परपेंडिकुलर और B2 परपेंडिकुलर, मतलब मीडियम 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और रीजन 2 में जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बराबर होंगे। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये हमने लिख दिया एज इट इज। तो बी जेड के कैप, अब बी जेड के कैप देखो इसमें तो तीनों में है, ए में भी है, बी डी में भी है और सी में भी है। तो अब हमें ये पैरेलल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। पैरेलल कंपोनेंट किससे निकलेगा, H1 पैरेलल इक्वल टू H2 पैरेलल से। तो इसका मतलब हमें पता है B इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली म्यू H, यस। तो H इज नथिंग बट B बाई म्यू। सो नाउ आई कैन राइट B1 पैरेलल इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू B2 पैरेलल इज इक्वल टू μ2। पहला फ्री स्पेस है, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, B1 पैरेलल क्या है, BX डिवाइड बाई 1 इक्वल टू B इन 2, ऐसे लिख लो इसको फिर, है ना। B1 पहले B1 B2 में ही कैलकुलेट कर लो सिंपली। सो B1 पैरेलल 1 इज इक्वल टू B2 पैरेलल बाई दिस रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर। अदरवाइज यहाँ पे μ1 μ2 दिया होता तो वो भी हम लिख देते, ठीक है ना, अभी ऑलरेडी म्यू आर गिवन है। सो दिस B2 पैरेलल इज नथिंग बट म्यू आर इनटू B1 पैरेलल। तो दिस म्यू आर और B1 पैरेलल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस 1 इन मीडियम 1, उसका पैरेलल कंपोनेंट इज BX आई कैप, दैट इज BX आई कैप। तो ये आपका B2 पैरेलल आ गया। तो B2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये हमने लिख दिया था, दैट इज BZ के कैप। इसके आगे अब हमने क्या लिखना है, दिस म्यू आर BX एक्स कैप। और थोड़ा सा अच्छे से साफ लिखना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस में ऊपर कर लेता हूं, ओके। सो BZ के कैप तो हमारा हो गया था। इसके बाद हमने ये कंपोनेंट अब हमारा पैरेलल बना है, दैट इज म्यू आर BX आई कैप। तो म्यू आर BX आई कैप BZ के कैप, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन फॉर दिस, ठीक है। अगर यहां पे कोई मीडियम भी दिया होता, पहला मीडियम μ1 है, दूसरा मीडियम μ2 है, तो फिर यहां पे आप μ1 μ2 लिख देते। अभी ऑलरेडी रिलेटिव परमिबिलिटी दी हुई है, वो फ्री स्पेस के साथ में दी हुई है, तो इसीलिए हमने इस मीडियम की 1 मान के इसका म्यू आर लिख दिया है, सिंपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटिवली कई बार पहले पूछे गए थे, अभी थोड़ा सा स्टॉपेज चल रहा है इन पे, बट कभी भी रिज्यूम हो सकता है, ठीक है। तो इनमें कुछ नहीं होता है, आपको बस इंटरफेस माननी होती है कि इंटरफेस आपको पता चल गई एक बार कि इंटरफेस कैसे डिजाइंड है, बस उसके बाद फिर आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए और डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के भी हमने किए थे, ई और डी के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक रीजन में दे रखी है तो दूसरे में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम करते थे फ्री चार्ज इंटरफेस पे दे रखा है कि नहीं दे रखा है, फ्री करंट यहाँ पे दे रखा है कि नहीं दे रखा है। सो ओनली दैट वे वी कैन यूज दैट, ओके। ये देखो, क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज फ्रॉम द कम्यूटेटर्स।
If x and p are the x components of position and momentum operators of a particle respectively, the commutator x square p square is. x square और p square का commutator पूछा है, ठीक है। अब इसको बिल्कुल ही अगर x और p का तो आपको पता है आयोटा एच कट, अगर उस तरह से इसको बिल्कुल तोड़ के ले जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, ये रिलेशन ध्यान रखो, x और ये p जो है इसका कॉन्जुगेट ही है, ठीक है, चाहे छोटा सा x लिख लो यहाँ पे, px की पावर n अगर हो तो इट विल बी 2 आयोटा एच कट, सॉरी n आयोटा एच कट, n है ना, सो n आयोटा एच कट और p की पावर n माइनस 1, ये इसका आंसर आएगा, n आयोटा एच कट p की पावर n माइनस 1। और इसी तरह से अगर x की पावर n हो और इधर px हो सिंपली, तो उसका आंसर आएगा n आयोटा एच कट x की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, एक बार ऐसे लिख लो इस x स्क्वायर को, x इंटू एक्स, x इंटू एक्स का p स्क्वायर के साथ। तो कैसे करेंगे, कॉम्यूटेटर में कैसे करते हैं, एक बार जो x बाहर है, जो पहले ऑर्डर पे है, उसको बाहर रख लो और ये और एक्स पी स्क्वायर बच गया, प्लस अभी इसको बाहर रखना है पीछे, तो x और p स्क्वायर ऐसे कैसे, और ये x अभी पीछे चला गया, ऑर्डर ध्यान रखना होता है इसमें, ठीक है ना। तो एक बार जब इसको बाहर रखना है तो ये पहले था तो पहले बाहर आ गया, इसको बाद में रखना है तो बाद में बाहर चला गया डायरेक्ट। नाउ यू कैन सी x इंटू एक्स पी स्क्वायर, n की वैल्यू 2 है तो 2 आयोटा एच कट p की पावर n माइनस 1 दैट इज p, प्लस एक्स पी स्क्वायर अगेन दैट इज 2 आयोटा एच कट p x, 2 आयोटा एच कट जो है कॉमन ले लो, इट इज 2 आयोटा एच कट एक्स पी प्लस पी एक्स, एक्स पी प्लस पी एक्स, सो 2 आयोटा एच कट एक्स पी प्लस पी एक्स, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो बस, फिर आपको कितनी पावर दे रखी हो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फिर वो एक x इंटू पी क्यूब देता है या एक्स स्क्वायर इंटू पी क्यूब देता है, फिर आप इसके साथ प्ले कर सकते हो। अदरवाइज आप बिल्कुल ही x और p पे जाके सोल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा बहुत, सोल्व तो हो जाएगा, उसी से ये आता है, ठीक है, उसी से ये आता है। अगर ये फॉर्मूला बनाना भी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो, पहले एक बार x और p का कर लो, देखो क्या आंसर आ रहा है, फिर x और p स्क्वायर का करके देखो, तो इसमें ऐसे करो x इंटू पी पी, तो एक बार इस p को बाहर करो, एक बार इस p को बाहर करो, फिर देखो, फिर एक्स पी क्यूब करके देखो, फिर इन फॉर्मूला जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको जब नॉर्मलाइज करोगे, देखोगे, जनरलाइज करोगे तो ऐसे ही दिखेगा आपको, सिंपल, ठीक है। तो उसी से फिर इससे बेटर है इनको याद रखिए, बहुत आसान भी है, देखो n आयोटा एच कट एक्स पी की अनसर्टेनिटी होती है, तो दैट इज n आयोटा एच कट और p की पावर 1 माइनस हो गई n माइनस 1, सिमिलरली x की पावर 1 माइनस हो गई, सो गो फॉर दैट, ऑप्शन डी इज दी correct one. So this question is from StatMech. A two-level system has energy 0 and E. The level with 0 energy is non-degenerate, while the level with energy E is triply degenerate. The mean energy of a classical particle in this system at temperature T is. एक टू लेवल सिस्टम है जिसकी एक लेवल की एनर्जी 0 है, दूसरे लेवल की एनर्जी E है, ठीक है जी, और जो लेवल 0 एनर्जी वाला है वो नॉन डिजनरेट है, उसका कोई और ब्रांच नहीं है, वाइल द लेवल विद एनर्जी E इज ट्रिपली डिजनरेट, और यहाँ पे ट्रिपली डिजनरेट है, ठीक है। तो इसकी डिजनरेसी 3 है, इसकी 1 है। द मीन एनर्जी, तो मीन एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है कैसे आप निकालते हो, समेशन ऑफ जी आई ई आई ई रेज पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइड बाई जी आई ई रेज पावर माइनस बीटा ई आई, ये नीचे पार्टीशन फंक्शन ही है। तो देखो पहली एनर्जी जब करोगे तो 0, तो 0 से जैसे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला सिस्टम पूरा 0 हो जाएगा, प्लस E इज E, इसकी डिजनरेसी कितनी है ऊपर वाले की 3 ई रेज पावर माइनस ई आई इज ई अपॉन के टी, बीटा इज के टी, बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा इज नथिंग बट 1 बाई के टी, डिवाइड बाई
अब नीचे वाले को देखो, ध्यान करना है, इसमें जीरो मत कर देना क्योंकि वो तो एनर्जी का फैक्टर था यहाँ पे, इसलिए एनर्जी की वैल्यू जीरो थी तो ये टर्म जीरो आई. नाउ फॉर दिस जी आई इज 1, एनर्जी इज जीरो, सो जी आई इज 1, एनर्जी इज जीरो, ई रेज पावर जीरो, प्लस जी आई इज 3, ई रेज पावर माइनस ई अपॉन के टी. तो अगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा 3e ई रेज पावर माइनस ई बाई के टी डिवाइड बाई, दिस इज 1, जीरो नहीं है भाई ये, इट इज 1, 1 प्लस 3 ई रेज पावर माइनस ई बाई के टी. ये आंसर आएगा आपका 3e ई रेज पावर माइनस ई बाई के टी एंड 1 प्लस 3 ई रेज पावर माइनस ई बाई के टी. सो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन. इट सीम्स 1 प्लस 3, या सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. देखो ऑप्शन सी और डी में कितना छोटा सा है कि यहाँ पे 3 मिसिंग है जस्ट, और ऑप्शन ए में यहाँ पे नीचे ठीक है बट ऊपर 3 मिसिंग है. ठीक है, तो थोड़ी सी भी आप कोई भी टर्म मिस करोगे तो यू विल एंड विद दी रॉन्ग आंसर. ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. जब मीन एनर्जी आप कैलकुलेट करते हो तो ऊपर आपने एनर्जी की टर्म लेनी है, दैट इज ई आई. किसी का भी मीन कैलकुलेट करोगे तो ऐसे ही करोगे, ई आई पहले लिख लो या ई आई ऐसे भी लिख सकते हो इसी फॉर्मूले को. ई आई जी आई ई रेज पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइड बाई समेशन जी आई ई रेज पावर माइनस बीटा ई आई. ठीक है जी, आगे बढ़े. So question is from the classical mechanics. The Lagrangian of a system is given by this quantity. Which of the following is conserved? कि कौन सी क्वांटिटी इनमें से कंजर्व्ड है? तो Lagrangian is given as L is equal to 1 by 2 ml square theta dot square plus sin square theta phi dot square माइनस एम जी एल कोस ऑफ थीटा माइनस एम जी एल कोस ऑफ थीटा. ओके, तो देखो अगर कंजर्व देखना है तो सबसे पहले साइक्लिक कोऑर्डिनेट देखेंगे. साइक्लिक कोऑर्डिनेट यहां पे दिख रहा है कि एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, सो फाई इज साइक्लिक, फाई इज साइक्लिक, दैट इज करली एल बाई करली फाई इज इक्वल टू 0. तो जो कोऑर्डिनेट साइक्लिक है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसका मोमेंटम होगा दैट विल बी कंजर्व्ड. सो पी फाई दैट इज करली एल बाई करली फाई डॉट इज इक्वल टू कंजर्व्ड क्वांटिटी. तो जल्दी से करली एल बाई करली फाई डॉट निकाल दीजिए बस. करली एल बाई करली फाई डॉट, तो करली एल बाई करली फाई डॉट करोगे तो इट इज 1 बाई 2 एम एल स्क्वेयर. इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे कैसे रखिए, ये तो 0 हो जाएगा. इसका क्या होगा 2 फाई डॉट, 2 फाई डॉट साइन स्क्वेयर थीटा, 2 से 2 चला जाएगा. सो दिस एम एल स्क्वेयर फाई डॉट साइन स्क्वेयर थीटा, तो दिस इज कंजर्व्ड. ये कांस्टेंट है, तो आउट ऑफ दिस फाई और थीटा की टर्म में आप देखो, सो इट इज द कंजर्व क्वांटिटी फाई डॉट साइन स्क्वेयर थीटा, फाई डॉट साइन स्क्वेयर थीटा. हेयर ऑप्शन 1 फाई डॉट साइन स्क्वेयर थीटा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, फाई डॉट साइन स्क्वेयर थीटा. ये कंजर्व है. ठीक है, तो ऐसे देखते हैं कि कौन ये साइक्लिक की पहचान हो गई कि जब भी लैग्रेंजियन आपका independent of that coordinate है, that coordinate is cyclic and corresponding to that cyclic coordinate the momentum will be conserved. बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन देख लो लास्ट. Yeah, very good question. So consider a system having 3 energy levels with energy 0, 2e and 3e with respective degeneracies of 2, 2 and 3. So 3 energy levels are there. एक की एनर्जी 0 है, एक की एनर्जी 2e है, एक की एनर्जी 3e है, विद रिस्पेक्टिव डिजनरेसीज ऑफ 2, 2 एंड 3. इसकी डिजनरेसी 2 है, इसकी डिजनरेसी 2 है और इसकी डिजनरेसी 3 है. 4 bosons of spin 0. 4 bosons of spin 0 have to be accommodated in these levels such that the total energy of the system is 10e.
कि 4 बोजॉन्स को ऐसे एडजस्ट करना है कि टोटल एनर्जी उस सिस्टम की 10E आए। द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी डन इज, कितने नंबर ऑफ वेज में हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे इसको ट्रेडिशनली जाएं कि अगर n1 नंबर ऑफ एटम्स यहाँ मतलब बोजॉन्स यहाँ पे, n2 यहाँ पे, n3 यहाँ पे, और फिर इसको एडजस्ट करके देखें इक्वेशन बना के कि n1 इंटू 0, n2 इंटू 2e, n3 इंटू 3e, ये 10e कब आता है? तो 2n2 प्लस 3n3 इक्वल टू 10e। मतलब एक तो इक्वेशन बना के इसको सोल्व करो और फिर n2 n3 की वैल्यूज देखो कि क्या होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे? देखो या तो इसको ऐसे कर लो, n1 इंटू 0 प्लस n2 इंटू 2 प्लस n3 इंटू 3 और ये 10e, ऐसे इसको सोल्व करके देखो। फिर देखो कि n2 ये तो 0 हो गया, तो 2n2 प्लस 3n3 इज इक्वल टू 10e, ये कब आएगा? अब n2 n3 की वैल्यूज निकाल के देखो कि n2 अगर 1 है, n2 में एक बोजोन हो, n3 में 3 हो, तो क्या होगा? n2 में 2 हो, उसमें 2 हो, तो क्या होगा? 4 ही है टोटल, तो 4 को ही एडजस्ट करना है। इसमें 3 हो, उसमें 1 हो, तो आपको पता चल जाएगा। एक तरीका तो ये है, इसके थ्रू जाइए। लेकिन टाइम को अगर थोड़ा ध्यान में रखना है तो फिर आपको थोड़ा डायरेक्ट भी जाना चाहिए इसमें, कि आप डायरेक्ट करके देखो कि 10e का कॉम्बिनेशन कब बन रहा है। देखो बोजॉन्स के ऊपर कोई कंडीशन तो नहीं है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो तो नहीं करते हैं। तो देखो अगर 2 बोजॉन यहाँ पे हो, 2 इंटू 2e दैट इज 4e, और बचे हुए 2 बोजॉन यहाँ पे हो दैट इज 6e, तो हो गया 10e। उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आप करके देख लो, नहीं बनेगा। एक ही पॉसिबिलिटी है कि 2 बोजॉन्स यहाँ पे हो और 2 बोजॉन्स यहाँ पे हो, तभी सिर्फ हो सकता है। n2 इसको अगर n1 बोला था, इसको n2 बोला था, इसको n3 बोला था, तो मतलब n2 की वैल्यू 2 हो और n3 की वैल्यू 2 हो, तब ही आपके पास 2 इंटू 2e दैट इज 4e प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6e, 4e प्लस 6e इज 10e। उसके अलावा देखो अगर एक यहाँ पे हो, एक इसमें हो और 3 इसमें हो, तो 9 और 2 11 हो गए, ये तो 10e नहीं बचा। 2 हमने के 3 इसमें हो, 3 दूनी 6 और 3 एक इसमें हो, तो 9 ही हुआ। उसके अलावा कुछ और करके देख लो, नीचे कितने भी रख लो, सारे के सारे चारों के चारों अगर इसी में हुए तो 8e, चारों के चारों अगर इसमें हुए तो 12e, कोई एक इधर नीचे हुआ तो उसमें तो 10e फिर आ ही नहीं सकता है। 3 ही बचेंगे तो 3 इंटू 3 9e, 3 इंटू 2 6e। मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है डायरेक्ट, एक ही कॉम्बिनेशन है कि n इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 2, 2 इसमें हो और 2 इसमें हो, तब 10 ही आ सकता है बस। ठीक है ना? अब अगर ये सिचुएशन है तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ वेज बोजोन में। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ वेज निकालने का? क्या तरीका है? ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ni फैक्टोरियल gi माइनस 1 फैक्टोरियल, ये ना तरीका है। तो कैसे करेंगे? एक बार पहले n2 के लिए निकाल लो, n2 इज 2 और इसकी डिजनरेसी कितनी है? 2, तो g2 भी 2 है, तो n2 इज 2, g2 इज 2 और n3 इज 2, बट इसकी g3 डिजनरेसी कितनी है? 3 है जी। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। तो n2 प्लस g2 माइनस 1, तो n2 प्लस g2 इज 4 माइनस 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 3 5 माइनस 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाना चाहिए। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखो इस 2 फैक्टोरियल से तो ये चला गया, इस 2 फैक्टोरियल से ये चला गया, इस 2 से 2 पे चला गया, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18 वेज आ गए। आंसर इज 18, आंसर इज 18। So correct answer is 18 for this question। ठीक है जी, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और मिक्स क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे, और एक बार इसको रिवाइज भी करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नोट्स बनाएंगे ताकि बाद में भी आप इनको कर पाएँ। ठीक है।
So in the next class, we will start with more questions, more numericals, and more important problems. So till then, have a good time. Bye bye. Take care. In case of any doubt, please feel free to discuss. Bye.